तो हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं जैसा कि आज की क्लास जो होगी इससे आगे की क्लास होगी, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पूरे अम्ल के बारे में, यानी कि अम्ल के बारे में पढ़े थे, इसके बाद क्षार के बारे में पढ़े थे और अम्ल की परिभाषा गुणों के आधार पर देखे थे। इसके बाद अर्हेनियस के आधार पर देखे थे। इसके बाद अम्ल की परिभाषा देखे थे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बाबू, तो दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रबल और दूसरा दुर्बल। उसी तरह क्षार को भी देखे थे, क्षार की परिभाषा गुणों के आधार पर, और इसके बाद आर्हेनियस के द्वारा दिया गया परिभाषा देखे थे। इसके बाद क्षार भी दो प्रकार के होते हैं जो कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे की बात किया जाए तो हम लोग पढ़े थे क्या, क्षारक पढ़े थे, इसके बाद सांद्रता पढ़े थे। इसके आगे की बात किया जाए तो पीएच स्केल, पीएच मान, यानी कि सभी की चर्चा हम पिछली वाली वीडियो में कर लिए हैं। ठीक है, अगर जो लोग इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया पिछले वाले वीडियो जाकर देखेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास जो होगा उससे आगे की क्लास होगा, यानी कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, इसको बढ़िया से देखेंगे किस किस अंतर से। देखिए, ये परीक्षा के व्यू से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अगर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन देगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन देता है, और 5 नंबर का जब भी क्वेश्चन देगा तो आपका दायित्व है कि आप कम से कम उसमें 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। 5 पॉइंट लिखें। ठीक है, आप कितने पॉइंट लिखे बाबू, तो 5 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास है, आज कह रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो जिस तरह से पीछे में हम पढ़े थे, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो उसका अंतर अगर लिखना होगा तो पहला अंतर देखिए, जो अम्ल का परिभाषा दिए हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होता है बाबू, खट्टा होता है, इसको लिख देंगे। उसी तरह अगर क्षार की बात किया जाए तो क्षार में लिख देंगे कि क्षार जो होता है, क्षार या भस्म जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो उस तरह का पहला लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं और बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन देगा कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे बाबू, अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि अम्ल तथा क्षार में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। वो कौन कौन से अंतर है उसको देखते हैं। तो पहला अंतर लिखेंगे, इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, इस तरह का एक टेबल बनाएंगे और टेबल के माध्यम से दोनों तरफ बीचों बीच भाग बांट देंगे। बीचों बीच भागों में एक लाइन खींचेंगे और 2 बराबर भागों में उसको क्या कर देना है, बांट देना है। 2 बराबर भागों में बांट देना है और एक तरफ लिख देना है आपको अम्ल, एक तरफ क्या लिख देना है बाबू, अम्ल लिख देना है, और दूसरी ओर क्षार लिख देना है। ये आप पहला काम करेंगे, ये आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे। जब दोनों तरफ आप बांट देंगे तब क्या करना है कि एक तरफ अम्ल का जितना भी विशेषता है, जितना भी गुण है उसको लिखना है, उसी तरह दूसरे तरफ लिखना है क्षार की विशेषता और गुणों को। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं इनकी विशेषता और गुणों के बारे में, कौन कौन से डिफरेंस हैं, कौन कौन से अंतर हैं इन दोनों में। ठीक है बाबू, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला, सबसे पहला लिखेंगे अंतर। पहला अंतर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यह स्वाद में खट्टा होता है। ये स्वाद में क्या होता है बाबू, खट्टा होता है। किसकी चर्चा हो रही है, तो ये अम्ल की चर्चा हो रही है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है, वहीं इसका पहला पॉइंट अगर लिखना होगा तो लिखेंगे कि यह स्वाद में कड़वा होता है। हम ये अम्ल और क्षार न लिखकर डायरेक्ट लिख रहे हैं कि यह अम्ल में, यह स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि आपको समझना है अम्ल की चर्चा हो रही है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि यह स्वाद में कड़वा होता है, तो यहाँ पर समझना है कि क्षार की चर्चा हो रही है। ठीक है, चलिए वहीं पहला आप देख लिए, दोनों का लिख लिए। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा अंतर बाबू क्या है कि कहता है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अभी हम जब प्रयोग पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे कि हल्दी को किस रंग में कर रहा था, चुकंदर को किस रंग में कर रहा था, अगर अम्ल है तो चुकंदर को किस रंग से किस में करेगा, और क्षार है तो किस रंग में किससे करेगा। यानी कि उसी तरह की किसकी चर्चा हो रहा था, लिटमस पत्र की चर्चा कर रहा था। इसके बाद हल्दी की चर्चा हो रहा था। यानी कि पीछे वाले क्लास में ये सारी चीज़ें हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से देख लिए होंगे। अगर जो लोग नए हैं तो फिर हम एक बार कहेंगे कि जाकर पीछे वाले वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन कर देता है भाई, तो ये कर देता है अम्ल। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसमें क्या करता है, क्षार में दूसरा क्या लिखेंगे, तो यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अम्ल की अगर बात किया जाए तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और क्षार की बात किया जाए तो लाल को क्या कर देगा, नीला में बदल देगा।
तीसरा इसका क्या करेंगे, तीसरा इसका देखेंगे तो तीसरा कहता है, चलिए तीसरा कहता है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। जिस तरह से हम नहीं पढ़े थे, मेथिल ऑरेंज पढ़े थे, चुकंदर पढ़े थे, इसके बाद हल्दी पढ़े थे, इसके बाद लिटमस को देखे थे। ये सारे प्रयोग एक टेबल के माध्यम से हम पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाएं आपको, ठीक है। तो वही क्या करना है कि जितने भी बोले हैं कि जितने भी इसकी गुण विशेषता हैं उसको लिख देंगे तो वहीं अंतर हो जाएगा। एक जगह कर लिख दिए, सभी को क्या करें हैं कि एक टेबल के माध्यम से एक जगह करके हम क्या करें हैं, लिख दिए, ठीक है बाबू। तो ये मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज को किस रूप में करता है, लाल कर देता है, कौन, तो अम्ल। वहीं अगर क्षार की बात किया जाए तो ये मेथिल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। तो अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है तो डैश, तो वहाँ पर क्षार होगा। मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है तो वहाँ पर अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपका अगर ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वहाँ से भी आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगला देखते हैं। अब तीसरा समझ लिए, अब समझिए चौथा को। चौथा कहता है कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये आर्हेनियस के अनुसार जो परिभाषा दिया हुआ है वो कहते कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे हम अम्ल कहते हैं। वहीं अगर क्षार की बात किया जाए तो यह जल में घुलकर OH आयन देता है, यानी कि हाइड्रा ऑक्साइड इसको बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड। और आर्हेनियस ने क्षार की अगर परिभाषा की बात की जाए आर्हेनियस के अनुसार, तो उन्होंने बोला था कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करें उसे हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बस इसकी चर्चा हम पूरा विस्तृत रूप से किए हैं और इसकी अंतर जो है ये आपको उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी चर्चा पीछे में बहुत अच्छी तरह से हुआ है। चलिए पांचवा देखते हैं कि पांचवा अंतर क्या है। तो पांचवा अंतर बाबू लिखेंगे, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह क्षारक को क्या करता है, उदासीन। कौन करता है, तो अम्ल करता है, ठीक है। पीछे वाले में वीडियो में हम पढ़े थे क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है, ठीक है। क्षारक और क्षार में अंतर क्या होता है, तो ये क्षारक को क्या कर देता है, तो उदासीन कर देता है। तो वहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बन जाएगा कि क्षारक को उदासीन करता है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, भस्म होगा, लवण होगा। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो अम्ल को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए यहीं पांचवा इस क्षार की बात किया जाए तो यह अम्ल को उदासीन कर देता है। जब क्षारक को उदासीन करेगा तो वो अम्ल होगा। अब जो अम्ल को ही उदासीन कर देगा तो उ का होगा बाबू, क्षार हो जाएगा। उ का हो जाएगा, क्षार हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला क्या है, अगले यानी कि लास्ट है। हम 5 बोले थे कि 5 अगर लिख लीजिएगा तो वहाँ से 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी एक और आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि कोई एक पॉइंट आप भूल जाए तो एक पॉइंट आप लिखें, ठीक है। चलिए तो अगला कहता है कि इसका पीएच मान, किसका, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं अगर क्षार की बात किया जाए तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच मान वाला हम बताए थे, पीएच मान एक टेबल के माध्यम से, स्केल के माध्यम से कि 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा। वहीं अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा। आगे इसकी चर्चा करेंगे कि और से कौन से कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है तो उसका किस तरह से अम्ल होता है, कितना कितना अम्ल होता है। जैसे दूध हो गया, जैसे दूध के बाद रक्त हो गया, जैसे मूत्र हो गया, इस तरह का किसका कितना पीएच मान होता है और कौन अम्ल होता है या क्षार होता है। इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर 7 से कम उसका पॉइंट है तो वो अम्ल को कहेंगे और 7 से ज़्यादा आएंगे तो उसको क्षार कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अंतर बढ़िया से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है। चलिए तो क्षारक और क्षार में लिखेंगे कि बाबू निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ फिर क्षारक लिखेंगे और दूसरी तरफ क्षार को लिख देंगे, ठीक है। चलिए इतना तो काम आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पहला अंतर क्या लिखेंगे कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। विलय का मतलब घुलना होता है, उसमें सम्मिलित होना होता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, मान लेते हैं कि दूध का होता है, पानी में विलय हो जाएगा। विलय का मतलब उसमें घुल जाना, बढ़िया से पूर्ण रूप से क्या करना, घुल जाना। तो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। वहीं अगर क्षार की बात किया जाए तो सभी क्षार जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। यानी क्षारक जल में विलय नहीं होता, क्षारक जो है जल में घुलेगा नहीं, लेकिन वही क्षार है तो वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। पहला अंतर यही है। दूसरा अंतर की अगर बात किया जाए तो दूसरा अंतर कहता है कि सभी क्षारक
सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो क्षारक हैं वो क्षार होगा ही होगा, ठीक है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जबकि क्षार में बात की जाए तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि कह रहा है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना भी क्षारक है वो क्षार होगा, लेकिन सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, ये जरूरी है। सभी क्षार क्या होते हैं बाबू? तो क्षारक होते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम आपको बताएं कि इससे आपको दो फायदा होगा। पहला कि आपका कंप्लीट नोट्स आपके पास एकदम विधिवत रूप से रहेगा। दूसरा कि आप अच्छे तरह से इसको समझ लीजिएगा। और तीसरा कि ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत आपको नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसीलिए आपको इस व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है बाबू। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्या है, अगला को देखते हैं। अगला बाबू कहता है कि कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें अम्ल की उपस्थिति होती है, उसको देखते हैं। तो लिखेंगे अगला पॉइंट आप नोट करिएगा कि कुछ प्राकृतिक स्रोत जिनमें उपस्थित अम्लों के नाम कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो कौन सा पदार्थ है कि इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसको करेंगे हम स्टार्ट। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है, आपकी परीक्षा में पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि आपके परीक्षा में पूछ देता है। 1-2 नंबर तो आराम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1-2 नंबर यानी कि 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से इसलिए बनता है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ये जानकारी नहीं होती है कि हम किस में कौन से अम्ल होता है, इसकी जानकारी नहीं होती। तो आपको देखिए एक जगह कर दिए हम, और आप बढ़िया से एकदम इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। पहला क्या है कि सिरका, जो कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या बाबू पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वहीं अगर संतरा की बात किया जाए या नींबू की बात किया जाए, या कह सकते हैं हम कि रसदार फल जिसमें रस है, या खट्टे पदार्थों खट्टे फलों की बात किया जाए तो उसमें बाबू होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है बाबू, साइट्रिक या सिट्रिक जिसको बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। अगला है इमली। अगला क्या है बाबू, इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो इमली में बाबू पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले की बात किया जाए तो देखिए टमाटर है और अमरूद है। टमाटर और अमरूद दोनों में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इस टेबल को बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा। अगर इसको अच्छे तरह से याद कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको बढ़िया से एकदम क्या होगा कि 1-2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जैसे ही आपको 80 को मिलेगा तो 80 में 1-2 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आ जाता है कहीं तो 2 लगा लीजिएगा। तो एकदम देखिए 15-20 है, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि बहुत ही बढ़िया आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अगले की बात किया जाए, दही है जो कि दूध से बनता है, दूध से उसका फॉर्मेशन होता है, और दही में पाया जाता है बाबू लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। चलिए अगले की बात किया जाए अगर, तो देखिए चींटी के डंक, जो कि चींटी के डंक का मतलब जो चींटी काटती है आप लोग को वही डंक है, ठीक है। तो चींटी के डंक हो गया, या नेटल का पौधा हो गया, एक नेटल का पौधा होता है, और मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का भी डंक काटने वाला, उस तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा, नहीं तो क्या पाया जाएगा बाबू, मेथोनोइक अम्ल पाया जाएगा। कि तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा, नहीं तो मेथोनोइक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आप लोग इसको भी कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं सेब को देखते हैं। तो सेब क्या है कि इसमें क्या है, मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में क्या पाया जाता है बाबू, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगले की अगर बात की जाए तो मक्खन है। क्या है, मक्खन जो कि दूध से उसका फॉर्मेशन होता है। दूध को पहले यानी कि कच्चे दूधों को क्या कर देते हैं हम लोग, महने के बाद जो भी क्रीम उसका निकलता है उसी को हम मक्खन कहते हैं। तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। उसी तरह की दस्त जब होती है, उल्टी जिसको देहात में हम लोग कहते हैं, चलिए तो अगर उल्टी की बात किया जाए जिसको हम लोग दस्त कहते हैं, तो आइए दस्त को देखते हैं कि दस्त में क्या पाया जाता है। तो वही बाबू बात किया जाए उल्टी का। चलिए उल्टी का अगर बात किया जाए तो उल्टी में पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, ब्यूट्रिक अम्ल। तो कहिएगा आप लोग कि जब भी आपको दस्त देखे होंगे कि आप गांव देहात में
दस्त होता है या उल्टी कहते हैं, तो उसको अगर उल्टी होगा तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जब ये उल्टी होगा तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ब्यूटरिक अम्ल पाया जाएगा। इसके बाद अगले की बात किया जाए अगर, यानी कि पॉइंट नंबर 12 की बात किया जाए तो वासा को देखते हैं। वासा जिसको फैट कहते हैं, तो वासा में जो तेलीय पदार्थ में पाया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं तेल से बने हुए जो भी पदार्थ हम लोग खाते हैं उसमें वासा मौजूद होता है, ठीक है। तो उसमें पाया जाता है एस्टेरिक अम्ल। क्या बाबू पाया जाता है, तो एस्टेरिक अम्ल पाया जाएगा वसा में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है प्याज। क्या है बाबू, तो प्याज है। प्याज और आंवला जिसको बोलते हैं, प्याज और आंवला ये दोनों में पाया जाता है एस्कर्बिक अम्ल। देखिए यही आंवला लोग कहता है कि आंवला खाइए ताकि आपका ओठ ना फटे, और सब बहुत सारे जो फटने वाला, स्किन फटने वाला होता है रोग, उसके मेंटेनेंस के लिए, यानी कि उसको भरपाई करने के लिए हम लोग आंवला को खाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा बाबू कि ओठ, त्वचा ये सब नहीं फटता है एस्कॉर्बिक एसिड के कारण। मसूड़े से खून भी आता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, इस विटामिन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। तो प्याज में और आंवला में क्या पाया जाएगा बाबू, तो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है अमाशय। अमाशय का मतलब स्टोमक हो गया, इसमें HCl अम्ल पाया जाएगा। देखिए अमाशय जो कि स्टोमक हमारा पेट हो गया, उसमें HCl एक प्रकार का अम्ल पाया जाएगा, जिसमें क्या होता है, जिससे क्या होता है कि अम्ल से, उस HCl से क्या होता है कि हमारे शरीर का जो भी हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसको पचाने का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है बाबू, तो HCl करता है। आप लोग अच्छे तरह से इसको बायोलॉजी में भी बेहतरीन ढंग से हम समझा दिए हैं, ठीक है। HCl इसका क्या करता है, फॉर्मेशन करता है या इसका पाचन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं चाय की तरफ। चाय कहता है कि चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है चाय में। तो चाय में पाया जाता है बाबू टैनिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं अब जठर रस की ओर। जठर रस, इसमें पाया जाएगा गैस्ट्रिक अम्ल। जठर माने गैस्ट्रिक, गैस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाएगा जठर रस। और अगला है, यानी कि लास्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट है बिच्छू का डंक। कौन है बाबू, बिच्छू का डंक। जब बिच्छू काटती है या बिच्छू मारती है पीछे वाले, अब देखे होंगे कि ऐसे उठाकर पीछे बगल चलती है, इस तरह से उठाकर पीछे बगल चलती है, और यहीं पर एक डंक लगा रहता है, ऐसे ऐसे एक डंक लगा रहता है, और इसी से क्या करती है, वो मारती है किसी को। तो जब मारती है तो वो कहीं ना कहीं अम्ल एक प्रकार का निकलता है, जो कि क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। वहीं चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल होता है, और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि पूरे बढ़िया से बेहतरीन ढंग से हम एक एक पॉइंट को 2-2 3-3 बार हम बताए हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे बाबू आगे की ओर। और आगे क्या है, हम कुछ पदार्थ और उसका पीएच मान लिखे हैं, जो कि आपको बताए हैं कि हम पदार्थ और पीएच मान लिखे हैं। चलिए हम पदार्थ और पीएच मान लिखे हैं, जो कि आपको पीछे में चर्चा भी किए हैं कि ये कुछ पदार्थ लिखेंगे और पीएच मान लिखेंगे, जिससे आपका अनुमान होगा या जिससे आप पता लगा सकेंगे कि किस में कितना पीएच मान होता है, कौन सा पदार्थ में कितना पीएच मान होता है। तो आइए लिखे हैं कि कुछ पदार्थों का पीएच मान, तो और इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर एक टेबल के माध्यम से हम टेबल देखेंगे, और टेबल में लिख देंगे दो तरह का, एक लिख देंगे पदार्थ, एक पदार्थ लिखेंगे और दूसरा पीएच मान लिखेंगे। और चलिए पदार्थ में देखते हैं कौन का किसका कितना पीएच मान होता है। तो पहला में होता है बाबू अमाशय। पहला में क्या लिखें हम, अमाशय लिखें। तो अमाशय का पीएच मान, अमाशय का पीएच मान, यानी कि अमाशय रस का पीएच मान होता है 1.0, यानी हम कह सकते हैं कि 1 भी कह सकते हैं इसको। ये कह सकते हैं बाबू, तो इसको 1 भी कह सकते हैं या 1.0 कहिए, ठीक है। चलिए अगले की बात किया जाए अगर, तो अगला है नींबू रस। क्या है बाबू, नींबू रस, जिसका पीएच मान होता है 2.5, यानी कि 2.5 होता है। इसको याद करना है कि आप लोग याद कर लीजिएगा, एक दो बार देखिएगा ना, एक दो बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, और दिमाग में सेट होने के बाद आपको बाहर नहीं आएगा इसमें, और आप याद कर लीजिएगा। चलिए वही बात कीजिए अगर सिरका की बात की जाए, जो कि पीछे में सिरका में आया था कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो 3.0 होता है। सिरका का पीएच मान क्या होता है, 3.0। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि नींबू का पीएच मान होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा 1.0, 2.5, 3.0 और 4.1।
तो आपको लगा देना है। आप अच्छे तरह से याद किए होंगे तो नींबू का पीएच मान क्या होता है बाबू, तो 2.5 आप लोग लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सारे लिखे हैं कि पदार्थ और उसका पीएच मान, और सारे बहुत सारे पदार्थ लिखे हैं। तो चलिए पहले लिखिए, फिर क्या है, टमाटर रस। टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1। कितना होता है, 4.1। और पसीना, देखिए पसीना का मतलब गर्मी, हमारे शरीर की जो गर्मी होती है हमारे पसीना के रूप में बाहर जो निकलता है उसका पीएच मान क्या होता है, 4.5 होता है। देखिए एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना है आपको, ये जितना भी चीज़ है अगर 7 से कम जितना भी पॉइंट अभी तक आ रहा है वो सब अम्लीय होगा। क्या होगा बाबू, अम्लीय होगा। 7 से जितना भी पहले आ रहा है वो अम्लीय हम उसको समझेंगे। जिस तरह से 4.1 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 2.0 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, 1.0 आ रहा है, ये सब अम्लीय होगा, ठीक है। तो आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह की भी बनेगा कि टमाटर रस होता है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, इस तरह का आएगा इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पर भी समझना है, यहाँ पर कॉमन सेंस भी आपको देखना होगा, लगाना होगा कि यहाँ पर हम 7 से अगर नीचे में है तो अम्लीय है। तो जब तक आप मान उसका नहीं याद कीजिएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर पसीना का भी देख लिए, 4.5 होगा। अब आगे बढ़ते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, अम्ल वर्षा, तो उसका पीएच मान क्या होता है बाबू, 5.6 होता है, 5.6 होता है। वहीं देखिए अगर मूत्र की बात किया जाए, यूरिन की बात किया जाए, तो उसका पीएच मान 6.0 होता है। कितना होता है, 6.0 होता है। चलिए यहाँ तक आप समझ लिए, मूत्र तक समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूध की तरफ। दूध की पीएच मान, तो दूध का पीएच मान होता है बाबू कितना, तो दूध का पीएच मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5। वहीं देखिए आंसू की बात किया जाए, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए, और नोट डाउन कर लीजिए, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है पूरा 7। क्या होता है बाबू, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ से ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आंसू है, आंसू का मतलब हमारे जब हम लोग रोते हैं तो आंसू वहाँ से निकलता है, और आंसू का पीएच मान होता है 7.3। यानी कि जैसे ही 7.3 आया तो आपके मन में चल रहा होगा कि ये अब हो गया क्या बाबू, क्षारीय। तो हम कह सकते हैं कि आंसू जो होता है वो क्षारीय होता है। आंसू क्या होता है, क्षारीय होता है। वहीं अगर खून की बात किया जाए, ब्लड की बात किया जाए, तो उसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पित्त की तरफ। पित्त जो हमारे शरीर में पाया जाता है, एक प्रकार का सब्सटेंस, एक प्रकार का पित्त होता है, जो कि यही सेक्रेट निकलता है तो हमारे शरीर को क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। तो वही है पित्त, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होता है। अब आगे बात किया जाए अगर, तो चूना जल, चूना जल जो है इसका पीएच मान 11.0 होता है। चलिए बाबू यहाँ तक आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए होंगे। अब हम देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए हम बोले थे कि पीएच स्केल एक बढ़िया से बनाएंगे और उसको एकदम बढ़िया से डिनोट कर देंगे कि कहाँ से कहाँ तक अम्लीय होगा, कहाँ से कहाँ तक क्षारीय होगा। आइए देखिए पीएच स्केल को हम बढ़िया से बनाए हैं। चलिए ये देखिए अम्लीय लिखे हैं, यहाँ पर उदासीन आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर क्षारीय दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक प्रकार का लिखे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके लिखे हैं पूरा 14 तक। तो जब भी पीएच स्केल पर मान कोई होता है तो 1 से लेकर 14 तक होता है, उसी में अम्लीय और उसी में क्षारीय हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि हम 7 लिखें, कितना लिखे हैं बाबू, 7 लिखें। यहाँ पर हम 7 लिखें, तो 7 से पहले बोले थे कि अम्लीय, तो देखिए 7 से पहले हम लिखे हैं अम्लीय, 7 से पहले क्या लिखे हैं, अम्लीय। वहीं 7 से बाद, 7 के बाद क्षारीय, 7 के बाद क्षारीय हो गया, और जो 7 होगा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। अम्लीय के बारे में और उदासीन के बारे में और क्षारीय के बारे में यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ के मैंने आज के बाद पढ़ने के बाद आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूज नहीं होगा इसमें पीएच स्केल में, ठीक है। होना भी नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने का क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। जब यहाँ तक समझ लिए तो अब आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। जो पीएच होता है उसका महत्व क्या होता है, किस तरह से हम उसको क्या करते हैं। तो चलिए तब अब देखेंगे कि बाबू हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच है उसका क्या महत्व है। तो देखें कि आपका पीएच का क्या महत्व है, कि किस तरह से हम लोग क्या किए कि पीएच के महत्व देखें, ठीक है।
कि पीएच का महत्व क्या है। मान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो HCl अम्ल है, अगर HCl अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका निर्माण नहीं होगा, तो हमारा भोजन जो है वो पच नहीं सकता है। तो देखिए कि पीएच का बहुत ही महत्व है, लेकिन हम एक एक पॉइंट के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से और महत्व है और दैनिक जीवन में कौन कौन से महत्व हैं। दैनिक जीवन का मतलब रोज का जीवन है, जो हमारे रोज प्रतिदिन का जीवन है, उसमें किस तरह का पीएच का हम उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए लिखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में जो है पीएच का निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, चलिए पहला लिखेंगे कि पहला क्या महत्व है। देखिए कहता है कि पहला अम्लीय वर्षा, जो अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन होता है, का पीएच मान 5.6 से कम होता है। यह तालाब और नदी में रहने वाले जो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, यानी कि उसको क्या करता है, उसके लिए हानिकारक होता है। एसिड रेन, मान लेते हैं कि एसिड रेन हुआ, SO2 जो होता है एसिड रेन उसको बोलते हैं। और ये जो वर्षा होता है तो तालाब के पानी को क्या करता है, जहरीला बना देता है। समझिए कि जहरीला बनाता है। जब जहरीला बनेगा तो उसमें रहते हैं जीव जंतु, और जीव जंतु को कहीं ना कहीं वो क्या करता है, नुकसान करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है कि अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 होता है, और यह तालाब और नदी में रहने वाले जीवों के लिए यह हानिकारक होता है। पहला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट की बात किया जाएगा तो अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट जो कि है कि हमारे शरीर का pH मान 7 से 7.8 होता है। हमारे शरीर का pH मान कितना होता है बाबू, तो 7 से 7.8 होता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर बुखार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए अगर इससे कम भी होगा तो भी दिक्कत है, और इससे ज़्यादा भी होगा तभी दिक्कत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा pH मान होना चाहिए कितना, 7 से लेकर 7.8 तक होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट यानी कि तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आदर्श मिट्टी का pH मान 7 से 7.6 तक होता है। जब मिट्टी अम्लीय होता है, जब मिट्टी का होता है बाबू अम्लीय हो जाए, तो इस स्थिति में CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी उदासीन हो जाता है। जब मिट्टी क्षारीय हो जाता है, जब मिट्टी का हो जाता है बाबू क्षारीय हो जाए, तो हमारी जब मिट्टी क्षारीय हो जाए, जब मिट्टी क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए, तो हमारी क्या होता है, क्षारीय हो जाए तो हरी खाद जिप्सम का उपयोग करते हैं और उस मिट्टी को उर्वरक फिर से क्या करते हैं, हम लोग बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद है इसको भी अच्छी तरह से आप लोग का कि ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 कि हमारे पेट में HCl अम्ल। देखिए यही अब बता रहे थे हम कि पेट में HCl अम्ल पाया जाता है, और जो कि भोजन को क्या करना है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, तो हमारे पेट में जो HCl अम्ल का निर्माण होता है, जिसका pH मान कितना बताए हैं, 1.4 होता है। यह पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। भोजन को क्या करता है बाबू, पचाने में सहायता करता है, और ये पेट में बनता है तो हानिकारक भी नहीं होता है। देखिए कहीं ना कहीं हानिकारक रहेगा तो हमारे लिए ये उपयोगी नहीं होगा। इसीलिए HCl अम्ल का हमारे लिए उपयोग है, और हमारे शरीर का क्या करता है, भोजन पचाने का कार्य करता है। यदि पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाए, उसमें भी होता है कि मान लेते हैं कि कोई हमारे शरीर की सहायता प्रदान कर रहा है, लेकिन कोई लिमिट होना चाहिए उसका भी। अगर उसका भी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। तो वही कह रहा है कि यदि पेट में HCl की मात्रा का हो जाए, अधिक हो जाए, तो पेट में दर्द का अनुभव होने लगता है। जो हम लोग कहते हैं कि दर्द होने लगा, पेट में क्या होने लगा, दर्द होने लगा, तो दर्द का अनुभव क्या होने लगेगा, दर्द का अनुभव होने लगेगा। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड लेते हैं जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, जो कि MgOH का होल ट्वाइस का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं बाबू, प्रयोग करते हैं HCl की मात्रा को कम करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको भी अच्छे तरह से समझ लिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि अगला है क्या, लास्ट पॉइंट कहिएगा कि लास्ट पॉइंट है। चलिए पॉइंट नंबर 5 कहता है कि नेटल का पौधा, जो कि पीछे में भी हम चर्चा किए हैं नेटल का पौधा को, कि नेटल का पौधा अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके पत्तियों का चुभ जाने से दर्द और जलन होता है। देखिए नेटल का एक पौधा होता है जिसमें पत्तियाँ एकदम नुकीली पत्ती होती हैं, और उसको चुभने से क्या होता है कि
चुभ जाने से दर्द होने लगता है और वहाँ पर जलन, जलन का मतलब पूरा एकदम जलन आग जैसा देने लगेगा, जलन होने लगता है। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए हम लोग बाबू क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे बचने के लिए डाक के पौधे, एक डाक के पौधा होता है और उसको क्या करते हैं, उसके पत्तियों का प्रयोग करते हैं और उसका जलन जो क्या करते हैं हम ख़त्म करते हैं। यानी कि हम पूरे पढ़े यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूरे आप लोग को पढ़ाए हम कहाँ से बाबू, तो हम लोग पढ़े हैं यहाँ से लेकर, यानी कि इसके अंत तथा क्षार के अंतर से लेकर यहाँ तक क्या तक नेटल के पौधे, यानी कि पूरे तरह से हम पढ़ लिए। आप उम्मीद है यहाँ तक पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए होंगे और कंप्लीट करके और अपने नोट्स में नोट कर लीजिए होंगे और अपने अच्छे तरह से तैयारी को भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास में और बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आपको एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, नोट डाउन कराएंगे और सभी को क्या करेंगे, याद करवाने का मेरा दायित्व है। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और बने रहिएगा वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।